नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। हर खबर के पीछे की असल खबर क्या है, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो आप सबको पता है कि होली आने वाली है और आप कल जब बाजार में जाएं तो आपको रंग गुलाल इनके कई सारे स्टॉल दिखेंगे। डिमांड इसकी रहती है, ये बात तो सबको पता है कि हर्बल रंग, हर्बल गुलाल इनका आजकल ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, सेहत के लिए बेहतर होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी हर्बल गुलाल है जिसे कहा जा रहा है कि ये अपमान वाला गुलाल है। विपक्षी नेताओं को ये गुलाल बिल्कुल रास नहीं आ रहा। बिन गुलाल के नेता लाल पीले हो रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट सबसे पहले देखिए। बीते सप्ताह रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें शामिल होने रायपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत में सड़कों पर बिछे फूल की तस्वीरें विपक्ष को रास नहीं आई। उस पर सियासी बहस का लंबा दौर चला, लेकिन इसके बाद उन गुलाब की पंखुड़ियों का क्या हुआ, सुनिए। स्वागत किए हुए फूल को हम लोग लाकर यहाँ हर्बल गुलाल बना रहे हैं और हम लोग को जैसे ही पता चला वहाँ फूल बहुत सारे हैं, उसके स्वागत के लिए लाए गए हैं। जाओ लाल वैसे बोले तो हम लोग जाके तुरंत लाए और इसको चेहरे से लगाने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए ये हर्बल गुलाल बनता है। तो राज्य में काम करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उन गुलाब की पंखुड़ियों को समेटकर अब उनसे हर्बल गुलाब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आने वाले हफ्ते में होली है और गुलाल की अच्छी खासी डिमांड भी रहने वाली, लेकिन इस पर विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है। इस सनातन संस्कृति को भी आप भी जानते हैं। क्या गुलाब के फूल से आप गुलाल बना करके क्या हमारे देवी देवताओं को टीका लगा सकते हैं? क्या जिसको गुलाब को आपने पहले पाँव से रोन दिया हो, जिसको आपने पूरा गाड़ियों से रोन दिया, उसका गुलाल बना करके देवी देवताओं को लगवाना, ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? उपेश जी तो क्या है? भाजपा ने इस हर्बल गुलाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दरअसल भाजपा को प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत सहन नहीं हो रहा। सवाल आदरणीय प्रियंका जी के स्वागत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का है। बहरहाल गुलाब से गुलाल बन गया, लेकिन सियासी सवाल पे सवाल का सिलसिला नहीं थमा। तो हर्बल गुलाल के ऊपर सियासत लाल है और इस लाल रंग के पीछे मकसद क्या है, क्यों इस पर यह सियासी रंग चढ़ गया? गुलाल तो अब तक पूरा बना भी नहीं, इसे डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि प्रियंका गांधी के स्वागत में 6000 किलो गुलाब की पंखुड़ियां बिछाने का भाजपा ने विरोध किया था। सरासर पैसों का दुरुपयोग बताया, फिजूल खर्ची बताई, चाटुकारिता बताया। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए भाजपा समेत तमाम सियासी दल और उनके नेता स्वागत में विशालकाय गजमालाएं चढ़ाते हैं। लाखों करोड़ के नोटों तक की मालाएं खुले मंच पर जन्मदिन पर पहना देते हैं। रही बात हर्बल गुलाल की, तो ये उन 6000 किलो गुलाब की पंखुड़ियों को जो प्रियंका के स्वागत में बिछाई गई थी, उन्हें देखकर महिला स्व सहायता समूह ने खुद उन्हें वहां से लेने की बात, जैसा आप सुन रहे थे, उन्होंने कही। हर्बल गुलाल बनाने का काम से किया। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार को निशाने पर लिया है। इस गुलाल को सनातन धर्म का अपमान बताया। जाहिर है इस पर बहस गरमाएगी, जमकर बहस होनी भी चाहिए, ताकि सही गलत उचित अनुचित इन सब के बारे में आप दोनों पक्षों को सुन पाएं, तर्क सुन पाएं। क्या इसे बनाने का आदेश कांग्रेस पार्टी का है, क्या इसे बनाने का आदेश सरकार का है? इस पर हमने भी डिबेट की। निश्चित तौर पर इसको सरकार या फिर सत्ता पक्ष या कांग्रेस पार्टी को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए खुलकर। क्या आधिकारिक तौर पर किसी ने इसका आदेश दिया है, या फिर ये महिला स्व सहायता समूह ने अपने मन से तमाम चीजों को लेकर जो पहले भी वो निर्णय लेते आए उस मुताबिक इन पंखुड़ियों को समेटा गुलाल बनाया? फिलहाल इस पर विवाद थमेगा नहीं। बीजेपी कह चुकी है अगर ये बाजार में आया तो विरोध करेंगे। कांग्रेस कहती है मुद्दा नहीं, बेवजह का विरोध। फैसला अब आपको करना है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ जैसी रस्म है, सत्र की शुरुआत होगी। सदन में नए राज्यपाल का स्वागत किया जाएगा। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के तौर पर एक बार फिर बजट पेश करेंगे। 6 मार्च को यह बजट पेश किया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ये मीडिया को बताया कि इस दौरान 2 संशोधन विधेयक भी आने वाले हैं। कुल 1730 प्रश्न हैं। 1695 प्रश्न ऑनलाइन पूछे गए। सत्र के दौरान 23 शून्यकाल रखे जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले चूंकि इस सरकार का इस अवधि का अंतिम बजट होगा, अंतिम सत्र होगा, इसलिए पक्ष दोनों तैयार हैं। कानून व्यवस्था पर विपक्ष कहता है कि वो जमकर घेरेगा, इसकी तैयारी उसने कर ली। बहरहाल चुनावी बजट है और इस चुनावी बजट में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी आप जैसा देख रहे हैं बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आ गई और इसके बाद इस पर सियासत गरमाई है और मुद्दा बना है प्रदेश पर बढ़ता कर्ज। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश लगातार तरक्की की राह पर है। इधर कांग्रेस कर्ज को लेकर लगातार आरोप लगा रही। उन्होंने इसके लिए आंकड़ों का हवाला दिया। कहा कि पहले 39.5% कर्ज लिया जाता था, जो 2021-22 में घटकर महज 22.6% रह गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है। आंकड़ों से उलट कांग्रेस कहती है कि सरकार पूरी तरह कर्ज में डूब चुकी है। आज सरकार कितना छुपा ले, हमें वास्तविक आंकड़े पता है। 4 लाख से 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर चढ़ चुका है। जितना कर्जा कांग्रेस की सरकार जब गई थी, इनको सरकार मिली थी, था उससे ज्यादा तो प्रतिवर्ष ये ब्याज की राशि की अदायगी कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दावों के बीच मध्य प्रदेश सरकार 1 मार्च को बजट लेने से पहले एक बार फिर कर्ज लेगी। सरकार 30 दिन में 5वीं बार कर्ज ले रही है। और सवाल ये, आरोप प्रत्यारोप आंकड़ों के बीच आम लोगों के हालात बदले कि नहीं? ये तो जनता हर बार बजट से पहले सुनती भी है, देखती भी है और ये ढूंढती भी कि उनको क्या मिला। अब की बार के बजट को बड़ा विशेष बताया जा रहा, हो भी सकता है चुनावी साल है तो कैसा हो सकता है, जरा इसके जो तमाम कयास चल रहे हैं उसको डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में ये चुनावी वर्ष है, साल के अंत में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है बजट के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार हर वर्ग को साधने का प्रयास करेगी। सबसे बड़ा वर्ग है प्रदेश की महिलाओं का, उनका सपोर्ट मिला तो सरकार बननी तय। तो लाडली बहना योजना जिसको लेकर पहले से प्रचार शुरू है, इसको लेकर बड़ा ऐलान या फंड एलोकेशन संभव है। सीएम शिवराज राज्य की 50% आबादी महिलाओं को खुश करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ये बात चुनाव के लहजे से भी और इसके पहले से संकेतों के तौर पर मिल रही। सीएम शिवराज मध्य प्रदेश की सियासत की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं। वो अलग अलग सामाजिक वर्गों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। संबल योजना, उसका एक्सटेंशन, निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं, कर्ज को लेकर आज जो जवाब मुख्यमंत्री ने दिया वो भी सबके सामने है। अब सरकार पहले के मुकाबले कम कर्ज ले रही, ये तर्क देकर वो विपक्षियों को, विरोधियों को चुप भी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा जरूर किया कि कांग्रेस अगर इतनी आपत्ति कर्ज को लेकर उठाती है तो कटौती प्रस्ताव अब तक इसमें क्यों नहीं लेकर आए। एक और बड़ी अहम बात, पक्ष और विपक्ष के बीच में आपको बजट सत्र के दौरान पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री के बीच में एक बहस का क्रम भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल कुछ घंटे के बाद जब मध्य प्रदेश का बजट आएगा तो ये लोक लुभावन किन किन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए फंड देगा, किन किन वर्गों को साधने के लिए घोषणाएं करेगा, साथ ही साथ रेडी पटरी वाले, इनको बंटने वाले केंद्रीय लोन, इस पर भी प्रदेश सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इन सब पर नजर आपकी हमारी बनी रहेगी। अब आते हैं उस खबर पर जिस पर सारे देश की नजर गई, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। एनआईए के इनपुट के बेस पर इंदौर एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी को उसके घर जाकर दबिश देकर पकड़ा, हिरासत में लिया। संदिग्ध आतंकी का नाम सरफराज मेमन है। चीन पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा पाया गया है। एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि यह आतंकी ट्रेनिंग दिया करता है। रिपोर्ट आप देखिए।
मुंबई में आतंक फैलाने का इरादा रखने के आरोप के साथ एक संदिग्ध आरोपी सरफराज को इंदौर एटीएस ने हिरासत में लिया। एनआईए के इनपुट के आधार पर इंदौर एटीएस ने चंदन नगर थाना इलाके की ग्रीन पार्क कॉलोनी में सरफराज मेमन के घर पर दबिश दी, माता पिता से पूछताछ की और सरफराज को हिरासत में लिया। खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद इंदौर पुलिस से मदद मांगी गई। मुंबई एटीएस और एनआईए के अधिकारी भी इंदौर पहुंचे और संदिग्ध आतंकी सरफराज को मुंबई ले जाकर पूछताछ की जाएगी। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक सरफराज पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है। उसे चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान है, पर है महज 5वीं पास। सूचना के आधार पर और आईडी कार्ड के पते के आधार पर उसे बुलाया गया है, उससे जानकारी ली जा रही है। जाहिर है जांच आगे बढ़ने पर ये साफ होगा कि सरफराज के मंसूबे क्या हैं और इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि देश का दिल मध्य प्रदेश, एमपी शांति का टापू कहलाता है। हर बार लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी बड़ी साजिश के तार यहां से जुड़ते क्यों हैं, इस बात का जवाब चाहिए। इंदौर से सरफराज को हिरासत में लेने के बाद क्या ये कोई पहला मामला है? इसका जवाब नहीं है, सबको पता है। ऐसा क्यों है, इसको डिकोड करते हैं। कुछ तारीखें आपको याद दिलानी। 28 सितंबर 2022 तारीख आपको याद होगी, जब एनआईए ने देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा। तब मध्य प्रदेश का भोपाल, उज्जैन, इंदौर वो भी इसकी जद में आया। 8 जिलों में दबिश दी गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक संदिग्धों की धरपकड़ मध्य प्रदेश से हुई थी। भोपाल जेएमबी आतंकी मामला आपको याद होगा, जिसमें भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसमें गिरफ्तार किए गए 10 में से 6 आरोपी भोपाल के ऐशबाग इलाके में वहीं पर पनाह लिए हुए थे। सिद्धू मूसेवाला जो देश भर का चर्चित हत्याकांड है, इस मामले में भी एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज, इसके गैंग से जुड़े 2 संदिग्ध योगेश भाटिया और राजपाल चंद्रावत को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा है। मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ देर सवेर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है। सिमी का नेटवर्क अभी प्रदेश भूला नहीं। सिमी, पीएफआई के बाद गैंगस्टर तक की पनाहगाह, इन सब की आशंका मध्य प्रदेश में जताई जाती है। वक्त आ गया है जब जांच एजेंसियों को इस दिशा में जानकारी निश्चित तौर पर जुटानी चाहिए कि शांति के टापू एमपी में ये लगातार पनाह क्यों लेते हैं। क्योंकि एक तरफ तो बार बार दावा है कि यहां जो पनाह लेगा वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हर बार यही पनाह क्यों लेते हैं, इसका उत्तर भी सरकारों को और एजेंसियों को जरूर वक्त रहते खोज लेना चाहिए। अब बात करते हैं, ये सरकार की परीक्षा की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब विद्यार्थियों की परीक्षा की बात करते हैं। सबको अपना अपना एग्जाम टाइम थोड़ा याद कर लेना चाहिए। साल 2023 का फरवरी महीना खत्म हो चुका है और मार्च की 1 तारीख से परीक्षाओं का सीजन शुरू हो रहा है। 1 मार्च से बोर्ड की, कॉलेज की, सबकी परीक्षाएं शुरू हो गई। तो एग्जाम सीजन पर यह रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से 31 मार्च तक, जबकि 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी, जो 24 मार्च तक चलेंगी। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में 3,30,000 छात्र और 10वीं बोर्ड परीक्षा में 3,40,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर की वार्षिक परीक्षाएं भी 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। 3 साल बाद परीक्षा ऑफलाइन मोड पर हो रही है, जिसमें 1,60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उधर मध्य प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं के पेपर्स 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षा को लेकर आदेश आ चुका है, जिसके मुताबिक इस साल सभी सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त और मदरसों में 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होंगी। ये परीक्षाएं 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेंगी। तो एग्जाम का महीना शुरू हो गया है और जैसा हमने कहा, जरा अपनी परीक्षाओं का थोड़ा सा दौर याद कर लें। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भय, शंका नई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है, वास्तविकता में क्या क्या हो रहा है, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि परीक्षा चाहे जो हो, जिसकी भी हो, उसको लेकर थोड़ी चिंता, थोड़ा डर तो स्वाभाविक है। फिर इस साल तो 3 साल के बाद ऐसा मौका है जबकि छात्र अपनी पूरी क्षमता के साथ हर तरह का एग्जाम पहले की तरह फुल कैपेसिटी में ऑफलाइन बैठ कर देंगे, जिसमें कोई शंका नहीं कि कोरोना के चलते पढ़ाई का जो नुकसान हुआ उसका असर विद्यार्थियों पर पड़ा है और सबसे ज्यादा असर छात्रों के लिखने की प्रैक्टिस छूटने के तौर पर सामने आया। इससे छात्र भी जूझे, पेरेंट्स भी और टीचर भी। ऊपर से
बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटाइल लाने का दबाव सबके ऊपर रहता ही है, क्योंकि आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। इसी से देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने सीधे संवादों के कार्यक्रम में छात्रों को निडर, बिना दबाव के परीक्षा देने के टिप्स देते, सेशंस लेते नजर आए। एजुकेशन बोर्ड, जो बोर्ड परीक्षाओं के बोर्ड हैं, वो और स्कूल, उन्होंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ, टीचर्स के साथ मनोवैज्ञानिकों की टीम लगा रखी है, काउंसलर्स की टीम लगी है, जो विद्यार्थियों का भय दूर करने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन साहब, कुल जमा सार यहां यही है कि एग्जाम परीक्षा आपको देनी है। आपको एक याद होगा, एक व्यंग में लिखा हुआ लेख था जिसमें कहा है कि परीक्षा के भय से तो सोना भी कांपता है, क्योंकि उसको भी अग्नि से गुजरना पड़ता है। हमारी शुभकामनाएं आपको हैं कि आप बिना तनाव के जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे बेहतर तरीके से पर्चे में लिख पाएं। आप और हम चाहे बदलती बढ़ती परिस्थितियों से जितना परेशान हो जाएं, महंगाई को कितना ही कोस लें, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, इसमें दिलचस्पी लगातार बनी रहती। तो अगली खबर इससे जुड़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की कुल नेटवर्थ 187.1 बिलियन डॉलर यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक तकरीबन 15.4 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। जबकि दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई वितो मॉयट हेनेसी के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड की नेटवर्थ 185.3 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 15.32 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। और इस तरह दिसंबर 2022 के मिड में नंबर 1 की पोजीशन से हटे एलन मस्क एक बार फिर से सारे विश्व के अमीरों की सूची में टॉप पर हैं। इधर हमारे देश के बिलियनियर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब इकलौती भारतीय हैं जो इस बिलियनियर्स की टॉप 10 लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। अंबानी की नेटवर्थ 81.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 6.70 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इसी लिस्ट में जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर, चौथे पर बिल गेट्स और पांचवें पर वॉरेन बफे हैं। जबकि बीते दिनों सारे विश्व में तीसरे नंबर पर रहने वाले सबसे अमीर भारतीय कारोबारी गौतम अडानी 37.7 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ फिलहाल 32वें पायदान पर हैं। तो देश और दुनिया में बड़ा चर्चा होता है कि दुनिया में सबसे अमीर कौन है, और सबसे अमीरों की लिस्ट में होने वाले इस फेरबदल पर दुनिया के साथ साथ भारतीयों की भी बड़ी दिलचस्पी रहती है, इसलिए तस्वीर आप तक पहुंचाएं। वैसे अब एक और तस्वीर आप तक पहुंचानी है। सारे विश्व ने देखा, चंद मिनटों में भूकंप ने तुर्की को तबाह कर दिया, पर उसी तुर्की से एक तस्वीर निकली जो आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए। तुर्की में आए भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही के मंजर की तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी, लेकिन अब दुनिया ने ये तस्वीर भी देखी है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के तुर्किश सुपर लीग फुटबॉल मैच के दौरान की ये तस्वीरें सारी दुनिया में तेजी से वायरल हुई। आप देख सकते हैं कि मैच के दौरान दर्शकों ने मैदान में हजारों की संख्या में टेडी बियर उछाले। ये सारे टेडी बियर्स भूकंप प्रभावित बच्चों को गिफ्ट किए जाएंगे। अहम बात ये, टेडी बियर उछालने के लिए 4 मिनट 17 सेकंड तक खेल को रोका गया। ये समय खास तौर पर चुना गया क्योंकि ठीक इसी वक्त पर तुर्की में 6 फरवरी सुबह 4:17 पर भूकंप आया था। हालांकि यहाँ लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा भी दिखा। टेडी बियर फेंकने के साथ साथ लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन के इस्तीफे की मांग की। तो तुर्की से आई इस तस्वीर के मायने को, इसके मर्म को थोड़ा समझते हैं। भूकंप के बाद के हालात क्या बने, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात ये साहब, 6 फरवरी को तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था वो दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपों में एक शुमार है। उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 आंकी गई। भूकंप से अकेले तुर्की में, जहां की तस्वीर अभी आप देख रहे थे, 44,000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों बच्चे इसमें शामिल थे, 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। दूसरी बात, भूकंप पर भले किसी का वश ना हो, लेकिन इसके बाद अव्यवस्थाओं को लेकर वहां की जनता सरकार से नाराज है और इसी के चलते वहां के लोग राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन तुर्की के लोगों की मानवता और संवेदनशीलता भी देखिए, उसकी मिसाल आप दे सकते हैं, जहां पीड़ित देश के लोग खुद अपने प्रभावित बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए चंद मिनटों में हजारों टेडी बियर डोनेट करते नजर आए। हवा में लहराते टेडी बियर्स ने दिक्कतों के बीच, पीड़ा के बीच, दर्द के बीच बच्चों की मुस्कान लौटाने के लिए सब कुछ किया। कुल जमा सार ये कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं दुनिया में कितनी तकलीफ, कितनी नेगेटिविटी है, लेकिन ये तस्वीर साबित करती है कि गिरकर उठना, हाथ देकर संभलना
जिंदगी है, मुस्कुराना सबसे जरूरी है। और इसीलिए आप और हम भी ये बात अच्छी तरह समझ लें कि चारों तरफ चाहे जितना भी नेगेटिव माहौल हो, लेकिन खुद को पॉजिटिव बनाए रखना और मुस्कुराना बेहद आवश्यक है। इसी पॉजिटिव नोट पर आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट और न्यूज डिकोड पर खबरों को डिकोड करने के लिए कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।